चीज़ें गूगल मीटिंग के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों का जो एक बेस है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो पुरानी यादें हैं कि 2001 से लेकर आज 2025 तक ऑलमोस्ट अब 24 साल या 25 साल स्पेसिफिकली ट्राइकोडर्मा होवे, मेटाराइजियम होवे, या अन्य जो भी प्राकृतिक खाद होते हैं, इन खादों के लिए जो कुछ भी काम पिछले 25 सालों से हो रहा है, उसका एक संक्षिप्त में विवरण आज मैं यहाँ करना चाहता हूँ। और जो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने अपने किसानों की प्रयोगशाला में जो भी करना सीखा है, उन सभी चीज़ों का जो बेस है, तो उस बेस के बारे में भी आज चर्चा की जाएगी। एवं जितने भी किसान भाई हैं जो अच्छे से ट्राइकोडर्मा या नवधान आटा स्लरी या बायोजाइम के जेल या जो ग्रैनुलर फर्टिलाइजर है, तो इसके आगे वाले भी जो अन्य तकनीकें हैं, इन सभी चीज़ों का विवरण आने वाले समय में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि आज के लेक्चर के माध्यम से मेरी खुद की भी कुछ जो यादें हैं, किस तरह से अलग अलग जगह पर काम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या स्पेसिफिकली नेशनल केमिकल लेबोरेटरी हो गए या अन्य संस्थाएं, जिनके माध्यम से इन विषयों में काम करने का चांस मिला। एक्चुअल जब मैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना में ट्राइकोडर्मा या मेटाराइजियम इन विषयों में जब काम करता था, तो इंडो स्विट्जरलैंड करके एक प्रोजेक्ट था हम लोगों का, भारत सरकार और स्विट्जरलैंड सरकार का। तो उसी प्रोग्राम के अंतर्गत मुझे जर्मनी में जाने का एक चांस मिला, और वहाँ पर डर्मस्टैड करके एक जो शहर है, वहाँ प्राकृतिक खेती में जितना भी रिसर्च होता है दुनिया भर में, उसका एक अच्छा सा सेंटर यहाँ डर्मस्टैड में है। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि अलग अलग जो साइंटिस्ट है जो अलग अलग विषयों में यहाँ पर काम करते हैं। और स्पेसिफिकली मैं जो ट्राइकोडर्मा की प्रशिक्षण होती है, वो प्रशिक्षण लेने के लिए या मेटाराइजियम का प्रशिक्षण लेने के लिए भी वहाँ पे जाने का चांस मिला। अब यहाँ पर इस चित्र में आप कुछ मशीन्स भी देख रहे हो, यानी राइट हैंड साइड में सबसे यानी जो स्टील का जो कंटेनर जैसा दिख रहा है, स्पेसिफिकली जैसा हम लोगों का टिफिन बॉक्स होता है स्टील का, 3 डब्बे वाला, 4 डब्बे वाला, तो उसी तरह यह टिफिन बॉक्स जैसा ही यह ट्राइकोडर्मा बनाने का एक मशीन था। और ये बात है 2006 की। 2006 में यह मशीन, जैसा जर्मनी में एक प्रोफाइटा नामक एक कंपनी है, वह कंपनी यह मशीन बनाती है। और इस मशीन की उस समय की जो कॉस्ट थी, वह 25 लाख रुपए थी। और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद यही लगता था कि अगर इतना हाई कॉस्ट मशीन अगर कोई भी इंडस्ट्री परचेस करेगा, तो इसका जो भी खर्चा है, यह किसानों के माध्यम से ही यह निकाला जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पर 2006 में हम लोगों ने कुछ पब्लिकेशंस भी लिखे थे कि डू इट योरसेल्फ, या जैसा हम आज कहते हैं कि हम अपने खेतों में ही कुछ दवाइयाँ बना सकते हैं। तो
यह जो मशीन जो 25 लाख रुपए में आती थी, उसी मशीन का काम अलग-अलग माध्यम से हम लोगों ने, जैसा मैं कुछ समय पीएचडी के बाद में पूना में एक जय बायोटेक नामक कंपनी है, उस कंपनी में भी जैसा आज हम लोग किसान भाइयों को ट्राइकोडर्मा बनाना सिखाते हैं, उसी तरह जो एमएससी, एमटेक, बीटेक या इवन कुछ पीएचडी कैंडिडेट, उन लोगों को सिखाने का एक सौभाग्य मिला। ऑलमोस्ट 9 सालों तक यानी 2010 से 2018 तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से चला, और हर साल 3 या 4 स्टूडेंट्स और कभी-कभी 9 स्टूडेंट्स, 8 से 9 स्टूडेंट हर साल आते थे और 6 महीना तक वे हम लोगों के इंडस्ट्री में काम करते थे, और उन्हीं स्टूडेंट्स को यह प्राकृतिक खेती का महत्व, प्राकृतिक दवाइयाँ कैसे बनाई जाए, इस बारे में भी सिखाया जाता था। और विशेषतः जैसा इन स्टूडेंट्स के माध्यम से भी मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि मैं जब एमएससी करता था 2000 1999 से लेकर 2001 तक, तो उस समय का तकनीक और बाद में 2010 से 2018 का तकनीक बहुत सा डिफरेंस आ चुका था। तो इन बच्चों के माध्यम से भी, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके माध्यम से भी मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, नए-नए तकनीकें सीखने को मिली, और हम मिलजुल कर अलग-अलग प्रोडक्ट, अलग-अलग सब चीज़ें उस विषयों में आर&डी करते थे। और एक चीज़ कि जब मैं इंडस्ट्री में था जय बायोटेक पूना में, तो 2015 से लेकर 2018 तक हम लोगों का एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, इंडो स्पेनिश प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में मुख्यतः विषय था सोयाबीन और टमाटर। तो सोयाबीन के लिए या टमाटर के लिए अलग-अलग प्राकृतिक दवाइयाँ बनाने का काम था, और उसी 2015 से 18 के बीच में अलग-अलग जो इंस्टीट्यूट्स है, अलग-अलग जो इंडस्ट्रीज़ है, जो इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का एक पार्ट था। यहाँ आप चित्र में देख सकते हो, सबसे ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में जो डेडुलस करके हम लोगों का एक कंपनी था, जिसके साथ हमारा पार्टनरशिप था। तो उन लोगों के पास में, जैसा आज हम लोग एक प्लास्टिक के डिब्बे में 200 ml ट्राइकोडर्मा बनाते हैं, तो इन्हीं लोगों के पास में 1 लाख लीटर एक समय पे बन जाए ऐसे मशीन्स थे। तो वही देखने के लिए, वही सब तकनीकें देखने को स्पेन जो देश है, वहाँ वेलेंसिया करके जो शहर है, वहाँ पे यह डेडुलस करके कंपनी है, एवं वहाँ पे आइनिया करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुख्यतः एग्रीकल्चर बेस्ड नई-नई तकनीकों में काम करते हैं। तो इन्हीं सब जो भी रिसर्च इंडस्ट्रीज़ थी या रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, इनके माध्यम से कहीं न कहीं अलग-अलग तकनीकें देखने को, समझने को या सीखने को मिली। और जैसा मैंने कहा है कि यहाँ पर मुख्यतः हम लोगों का विषय था सोयाबीन और टमाटर। तो इन दोनों भी क्रॉप में जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, तो इस प्रोजेक्ट में मुख्यतः ट्राइकोडर्मा और मेटाराइजियम और बैसिलस, इन सूक्ष्म जीवों पर बहुत अच्छा आर&डी हुआ। ऑलमोस्ट 3 सालों तक यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट चलता रहा।
और जैसा हम लोग अभी अलग अलग जो नवधान आटा स्लरी करते हैं, तो ये नवधान आटा स्लरी मान लो हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा की बनाए, मान लो गोमूत्र की बनाए, छाछ की बनाए, बिवेरिया की बनाए, तो इन सभी चीजों का जैसा किस तरह से उस लिक्विड में अलग अलग मेटाबोलाइट डेवलप होते हैं, उस बारे में भी इन सभी चीजों पर काम किया गया। उसके बाद 2016 में ही एक और प्रोजेक्ट हम लोगों का सैंक्शन हुआ था, इंडो ऑस्ट्रेलिया का। और मुख्यतः यह जो प्रोजेक्ट था, यह प्रोजेक्ट अंगूर में जो पाउडरी मिल्ड्यू आता है या डाउनी मिल्ड्यू आता है, यानी यह फंगल इन्फेक्शंस है। तो यह इन्फेक्शंस बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से और स्पेसिफिकली नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे कम किया जाए, उस विषय में यह प्रोजेक्ट था। और स्पेसिफिकली जो कॉपर हम लोग आज यूज करते हैं, तो कॉपर के नैनो पार्टिकल और एक काइटिन काइटोजान करके जो मॉलिक्यूल है, स्पेसिफिकली काइटोजान, तो उस काइटोजान मॉलिक्यूल का उपयोग पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए किया गया था। और उन सभी चीजों का, जैसा आज हम लोग कहते हैं कि काइटिन और काइटोजान यह बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर डेवलपिंग डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस। अभी नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो समुंदर के एरिया होते हैं, जहाँ पे सी इंडस्ट्रीज होती है, समुंदर से जितना भी जैसा मछली और ये सारी चीजों का एक व्यापार होता है, तो मछली का कुछ वेस्ट या बाय प्रोडक्ट भी जनरेट होता है। जैसा शुगर केन फैक्ट्री से प्रेस मड या फिर स्पेंट वॉश ऐसे बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, उसी तरह से जो सी इंडस्ट्रीज है और फिश प्रोडक्शन का काम होता है, वहां पे काइटिन काइटोजान यह मॉलिक्यूल्स वहां पर बड़े पैमाने पे जनरेट होते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट। तो उन्हीं काइटोजान के नैनो पार्टिकल्स कैसे बनाए जाते हैं और उनका उपयोग डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए इस रिसर्च प्रोजेक्ट में काम किया गया। और उसी का संदर्भ लेते हुए हम जो नवदान आटा में, जैसा मान लो इधर हम लोग, मैंने कहा है कि फिश वेस्ट होता है, वो फिश वेस्ट से कुछ मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, तो उसी तकनीक के आधार पर गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल या जो अन्य दालें हैं, इनके माध्यम से भी कुछ अलग अलग मेटाबोलाइट सिंथेसाइज होते हैं क्या, इस सभी विषयों पर, यानी जैसा मैं कह रहा हूँ कि जो नवधान आटा स्लरी का जो भी प्रोसेस है, इन सभी चीजों के माध्यम से कहीं ना कहीं वह चीजें जनरेट हुई है। और जैसा जो इंडो स्विट्जरलैंड हम लोगों का प्रोजेक्ट था, तो वह प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2001 से 2009 तक चला। और जितनी भी सारी अलग अलग प्राकृतिक तकनीकें हैं, वह सारी तकनीकें किसान भाइयों को उस समय, यानी 2000, यह फोटोग्राफ 2002 या 2003 के फोटोग्राफ्स है, तो उस समय हम लोग किसानों को अपने खेतों में ही किस तरह से प्राकृतिक खाद बनाना चाहिए, प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2001 या 2 में किसान भाइयों को उस समय मेटाराइजियम का महत्व जो भी है वह समझाना, क्योंकि उस समय केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड का बूम था। बहुत से लोग, यानी ऑलमोस्ट 99% लोगों को सिर्फ केमिकल बेस्ड फार्मिंग ही पता थी। और मेटाराइजियम
और ट्राइकोडर्मा, ये सारे जो विषय थे ये इतने प्रचलित नहीं थे। ये सारे जो भी विषय है 2010 के बाद डेवलप होना शुरू हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि 2001, 2002 या 2003 में इन सारे अलग अलग विषयों का महत्व समझाना ये भी एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड के माध्यम से जो रिसर्च प्रोजेक्ट हुए, उन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से किसान भाइयों को अच्छी तरह से, जैसा अभी हम लोग यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं कि चने की खेती, तो चने में जो हेलिकोवर्पा का अटैक होता है, या इवन उस समय पिजन पी में यानी तुअर में, अरहर में जो हेलिकोवर्पा का अटैक होता है, वह इल्ली किस तरह से कंट्रोल की जाए, इस बारे में भी इस रिसर्च प्रोजेक्ट में काम किया गया। और मुख्यतः यह प्रोजेक्ट मेटाराइजियम एनिसोप्ली, जो हेलिकोवर्पा के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और उस मेटाराइजियम पे अलग अलग तरह का R&D करके कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए गए। और विशेषतः हम लोगों ने अपने ही अलग अलग मिट्टियों से, यानी अलग अलग किसान भाइयों की जो खेती है, उसकी जो मिट्टी है, उस मिट्टी में से 64 प्रकार के यानी 64 डिफरेंट मेटाराइजियम के स्ट्रेन्स हम लोगों ने आइसोलेट किए थे। यानी जैसा आज हम लोग पेट्री प्लेट पे देखते हैं ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ आती है, तो उसी तरह से किसान भाइयों के मिट्टी में से ही मेटाराइजियम की अलग अलग स्ट्रेन्स डेवलप की गई, और उन्हीं स्ट्रेन्स के माध्यम से इस चने की खेती या अरहर या तुअर की खेती में जो हेलिकोवर्पा नामक जो इंसेक्ट या लार्वी का अटैक होता है, उसका कंट्रोल का काम किया गया। उसके बाद उसी मेटाराइजियम का उपयोग अंगूर की खेती में जो अलग अलग इंसेक्ट का अटैक होता है, और स्पेसिफिकली अंगूर में मिलीबग का अटैक होता है। जैसा इंसेक्ट के अलग अलग प्रकार है, मिलीबग यह सकिंग पेस्ट है, तो उन सकिंग पेस्ट का भी कंट्रोल करने के लिए मेटाराइजियम का बहुत बड़ा उपयोग होता है। और विशेषतः जैसा कोई भी इंसेक्ट होवे, इन सभी इंसेक्ट की डॉर्मेंट जो फेजेस होती है वह मिट्टी में होती है। डॉर्मेंट का मतलब कि मान लो अगर अभी फसल है तो वह फसल के ऊपर अटैक करती है, लेकिन फसल नहीं है तो मिट्टी में जाके वह डॉर्मेंट स्टेज में जीवित रहते हैं। तो मेटाराइजियम का एप्लीकेशन ड्रिप में से या छिड़काव के माध्यम से किया जाता था, और मेटाराइजियम कितना प्रतिशत रिजल्ट देता है उसके स्पेसिफिक, सिर्फ मेटाराइजियम का ट्रीटमेंट देके कितना रिजल्ट आता है, ऐसी अलग अलग ट्रायल की गई। फिर उसी समय मेटाराइजियम की कंपैरिजन जो केमिकल इंसेक्टिसाइड मार्केट में उस समय के उपलब्ध थे, जैसा बुप्रोफेजिन नामक एक इंसेक्टिसाइड, केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड था, या डाइक्लोरोवास करके, तो उसका कंपैरेटिव इवैल्यूएशन भी इस प्रोजेक्ट में किया गया। और जिस तरह से यहाँ पे कंपैरेटिव इवैल्यूएशन किया गया, उसी तरह हर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक दवाइयाँ, इनकी कंपैरिजन केमिकल खाद और केमिकल पेस्टिसाइड के साथ की जाती थी। और एक चीज जो सामने आती थी कि आप प्राकृतिक खाद या प्राकृतिक दवाई अगर आप यूज करते हो तो आपका जो फील्ड लेवल का जो रिजल्ट होता है वह 65 टू 75% तक जाता है। और उसी तरह केमिकल बेस्ड फार्मिंग का भी जो रिजल्ट है, यानी सिर्फ केमिकल खाद या केमिकल पेस्टिसाइड आप यूज करोगे तो उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं 70-75% तक ही जाता था। तो ये चीजें सामने आ रही थी ऑलमोस्ट 2005 से 2010 या 12 तक, कि यह सब
जो पेस्टिसाइड का उपयोग करने के बाद भी सिर्फ कंट्रोल 75% तक मिलता था। लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया, मीन्स पेस्टिसाइड यानी स्पेसिफिकली केमिकल का और प्राकृतिक का, तो यह रिजल्ट 90% प्लस जाता था। लेकिन 90 95 से ऊपर, यानी जैसा हम लोग सोचते थे कि 100% किसी भी बीमारी का या किसी भी इंसेक्ट का कंट्रोल, यह पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति को अपनी अपनी जो व्यवस्थाएं होती है वह करना जरूरी होता है, और 100% रिजल्ट किसी भी पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइजर का नहीं मिलता। यह इन रिसर्च ट्रायल्स के माध्यम से, और जैसा मैंने कहा है कि 2001 से लेकर 2018 तक या 2019 तक, स्पेसिफिकली 2018 दिसंबर तक, ऑलमोस्ट 18 सालों तक हर साल अलग अलग क्रॉप्स में, फिर वो चने की खेती हो, फिर वो अरहर की होवे, फिर वो अंगूर की होवे, या फिर गन्ने की होवे, इन सब क्रॉप में यह ट्रायल्स किए गए। लेकिन एक जो कंक्लूजन 2018 तक, 18 सालों के बाद में जो मैं जो समझ पाया कि पेस्टिसाइड यूज कर लो या प्राकृतिक खाद या पेस्टिसाइड यूज कर लो, दोनों का अगर अलग अलग इवेल्युएशन किया जाए तो 70-75% तक फील्ड लेवल पे रिजल्ट आता है। लेकिन जब हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं तो रिजल्ट 90% प्लस जाता है। पर 100% या मोर देन 95% रिजल्ट फील्ड लेवल पे नहीं मिलता है। अगर कोई भी कंपनी दावा करती है कि हम लोगों का यह प्रोडक्ट है जो 100% काम करता है, तो मेरा ये मानना है कि यह सब चीजें गलत है। और आज उसी का परिणाम हम लोग देखते हैं कि हमें जो अलग अलग जो पेस्टिसाइड है, उन सभी पेस्टिसाइड्स के रिजल्ट कितना भी यूज कर लो, यानी स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर, जैसा अनार में मेरा काम पिछले 10 सालों से मैं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2014-15 से लेकर आज 2025 तक मैं अनार इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज मैंने जो देखी है कि जो अनार में 20-25 छिड़काव में सब काम होता था, आज हम लोग 60-65 या कभी कभी 70 छिड़काव करने लग गए हैं किसान भाई। और उसी तरह अंगूर में मैं 2009 से काम करता था। अंगूर में जो छिड़काव कहीं पे 30 या 40 होते थे, आज अंगूर में छिड़काव ऑलमोस्ट 70-75 प्लस हो रहे। और कुछ कुछ किसान भाइयों के यहाँ पे इतनी विपरीत परिस्थितियां होती है कि मान लो अगर फ्लावरिंग स्टेज में अगर बारिश हो जाए तो वही छिड़काव की संख्या 100 प्लस होने लगी है। तो यह जो चीजें हो रही है, यह चीजें होने के पीछे बेसिक रीजन है रेजिस्टेंस। जो इल्ली लगती है, जो बीमारियां लगती है, वह रजिस्ट होते जा रही है। जैसा हम लोगों के खुद के एग्जाम्पल्स पे से भी देख सकते हैं कि पहले हम लोग सिर्फ क्रोसिन की गोली खाकर हमारा बुखार ठीक हो जाता, लेकिन आज अलग अलग एंटीबायोटिक लेने की बात आती है। और किस किस का, जैसा कुछ लोगों के बारे में उस हायर एंटीबायोटिक का भी असर आज उनके शरीर पर नहीं दिखता है। तो यह जो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट है इंसेक्ट में, या बीमारियां फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव है, उन सभी को अगर कंट्रोल करना है तो हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ही करना जरूरी है। यानी यह कुछ सिलेक्टेड पब्लिकेशंस है जो मैं मेरे पीएचडी के दरम्यान, या अलग अलग मेरे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में मैं काम करता था एज ए स्टूडेंट, तो उस समय के ये सारे पब्लिकेशंस है जो मेटाराइजियम एनिसोप्ली बेस्ड है। और विशेषतः मेरा जो मुख्य काम था मेटाराइजियम बेस्ड तो था ही, लेकिन एक और विशेष कार्य कि जो अर्क होते हैं, जैसा हम लोग कहते हैं कि नीम का जो पत्ता है या नीम की जो निम्बोली है, तो उस निम्बोली में जो अर्क डेवलप होता है, उसी तरह
अलग अलग सूक्ष्मजीव अर्क बनाते हैं। और बेसिकली जो नवधा नाटक की स्लरी करने के पीछे जो भी संशोधन किया गया, यह यह सारे पब्लिकेशंस वह नवधा नाटा स्लरी बनाने के लिए मुझे प्रेरित किया। और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग अगर नवधा नाटा की स्लरी बनाएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और 2010 से एक्चुअल हम लोगों ने खेतों में यह नवधा नाटा के स्लरी का उपयोग करना शुरू किया और बहुत ही अच्छे रिजल्ट उस नवधा नाटा स्लरी के मिलने लगे। और जैसा मैं हर बार एक चीज कहता हूँ कि मिट्टी का अपना एक डाइट होता है, यानी मिट्टी का अपना एक भोजन होता है। और वह रीजन कि मिट्टी में जो सारे सूक्ष्मजीव है, मिट्टी में जो जो मित्र कीड़ है, इन सभी को अगर उनका अपना अपना भोजन प्राप्त होता है तो वे मिट्टी को सुधारने में और स्पेसिफिकली मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट है, वो सारे न्यूट्रिएंट पौधे को देने में मदद करते हैं। और सूक्ष्मजीव और उनके जैविक अर्क, वनस्पतियां और उनके अर्क। और वनस्पति में भी देखिए कि जो मिट्टी में जो वनस्पति डेवलप होती है या समुद्र के खारे पानी में जो वनस्पति डेवलप होती है, तो इन सभी विषयों से जो अर्क मिलते हैं, ये सारे अर्क ही खेतों में अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। फिर वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी होवे, या इंसेक्ट का कंट्रोल होवे, या फिर किसी बीमारी का कंट्रोल होवे। तो ये सारे जो रिसर्च पब्लिकेशंस है, इन पब्लिकेशन के माध्यम से भी अलग अलग ट्रायल्स का डेटा, ये सारी चीजें यहाँ इस पब्लिकेशन में पब्लिश की गई है। और एक स्पेसिफिकली जैसा मैंने कहा है कि हम लोगों ने मेटाराइजियम की अलग अलग 64 यानी 64 स्ट्रेन्स हम लोगों ने मिट्टी में से निकाली थी। तो उन सभी मेटाराइजियम की जो स्ट्रेन है, उन मेटाराइजियम की स्ट्रेन का कंपैरिजन या कंपैरेटिव इवैल्यूएशन लैब लेवल पे भी किया गया। और उस 64 में से हम लोगों ने 4 मेटाराइजियम की स्ट्रेन सिलेक्ट की। उन चारों में से चारों का फील्ड ट्रायल करके उसमें से 2 या 1 स्ट्रेन हम लोगों ने फाइनल एज ए प्रोडक्ट उसका रिकमेंडेशन किया था। कहने का मतलब कि ये सारा जो भी रिसर्च है, यह सारा रिसर्च का बेस ये जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी होवे या फिर जो जर्मनी की जो भी संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं के माध्यम से जो चीज़ें सीखने को मिली, वही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायल आउट किए। और आज वही चीज़ें कहीं ना कहीं किसान भाइयों को अपनी अपनी प्रयोगशाला में अलग अलग जो दवाइयाँ है, जैसा ट्राइकोडर्मा के बारे में हम ऑलमोस्ट पिछले 8-9 महीने से हम लोग सुन रहे, समझ रहे। ये सारे जितने भी एप्लीकेशंस यहाँ राइट हैंड साइड में लिखे हैं कि बायो फंगीसाइड हो गए, बायो इंसेक्टिसाइड हो गए, तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपनी मिट्टी अच्छी होवे तो उस मिट्टी में जो सूक्ष्मजीव है वे अच्छे रहते हैं। अगर वे सूक्ष्मजीव अच्छे रहेंगे तो जो भी खाद हम लोग खेतों में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो वह खाद पौधे को उपलब्ध होता है। और अगर वह खाद पौधे को उपलब्ध होगा तो ही हमारी फसल स्पेसिफिकली न्यूट्रिशियस हो सकती है। जैसा हम लोग देखते हैं कि फिर धान की खेती होवे, चने की खेती होवे, या इवन अलग अलग जो भी क्रॉप्स है, इन सभी में न्यूट्रिशनल लेवल अगर डेवलप करना है तो इन सूक्ष्म जीवों का मिट्टियों में होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और यही चीजें फिर जैसा मैंने वो 25 लाख का जो मशीन कहा है, उसी का जुगाड़ इस 30 या 35 रुपए का जो डिब्बा है प्लास्टिक का, उसमें यह पिछले 6 सालों से हम लोग ट्रायल आउट किए। पहला 2 साल एक्चुअली कहीं ना कहीं रिसर्च में गया कि जो काम मशीन्स में होता था वह सिंपल से डिब्बे में या कोनिकल फ्लास्क में होगा क्या।
तो प्लास्टिक के डिब्बों में भी अच्छी तरह से ट्राइकोडर्मा का प्रोडक्शन होने लगा, और फिर उसमें से एक लगा कि किसान भाई जब करेंगे तो उनको जमेगा क्या। तो यही जो फोटोग्राफ्स आज हम लोग देखते हैं, ये सारी चीजें किसान भाई अपने प्रयोगशाला में बना रहे, और इसी का फिर फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, या अन्य उसके माध्यम से जो अर्क हम लोग बना रहे हैं, जैसा ये नवदान आटे का स्लरी है। तो इन सभी का जो बेस है, वो बेस मैं आज यहाँ पे आप सभी लोगों के साथ चर्चा करना चाहता था, और उसी की अगली कड़ी, जैसा अब अभी तक हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा के बारे में सुना है, देखा है, बनाया है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग अलग अलग इंसेक्टिसाइड के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जो इल्लिया है, उनका कंट्रोल बिवेरिया हुए, मेट्राइजियम हुए, किस तरह से करते हैं, और उनके जो अर्क होते हैं, वे अर्क कैसे इन इल्लियों को मारने के लिए काम करते हैं। आने वाले समय में हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जियो। जी ओम। सर बहुत अच्छा। बोला शरद भैया, बोलो। हाँ जी जी, आज सर ने बहुत अच्छा हमें पूरा 2001 से लेके आज तक की घटनाओं के विषय में बताया, और कैसे कैसे हम लोग जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये चीजें भी बताई। अब मैं रमेश दादू जी को बुलाता हूँ कि वो हमें। जी ओम। सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा हुई, और अभी राकेश जी का हैंड रेज है, तो मैं उनको बुलाता हूँ कि उन्होंने जो अपने प्रयोग किए वो भी सदन को अवगत करा। जी राकेश गौर जी। जी नमन सदन में सभी को। मैं प्रयोग में तो मैंने अभी मूंग पे दो जगह मतलब मेरे को बहुत अच्छे रेट समझ में आए। एक तो जो अपन ने सरसों लगाई थी उस खेत में, मतलब आज 45 दिन की फसल हो गई है, जिसमें एक ही स्प्रे हुआ। अब सेकंड स्प्रे आज करना है, मतलब फूल गली पूरी आ चुकी है उस खेत में। मतलब ये स्प्रे या तो लास्ट हो सकता है या एक आध और डालत, तो बाकी मतलब 45 दिन में ये पहला स्प्रे के बाद अब ये दूसरा स्प्रे आज होगा। तो उसमें सरसों के कारण जो भी कारण रहा, तो उस पर पता नहीं क्यों ईल का अटैक हुआ ही नहीं। मतलब उस पर शुरू से अभी तक कोई अटैक ही समझ में नहीं आया। और ऐसे ही एक केमिकल वाला हमारे चने का खेत था, तो उस चने के खेत में लगभग हमने 4 स्प्रे लगे लगाए कर दी। मतलब इस फसल से अभी 30 दिन की फसल भी नहीं हुई, और अंदर 30 के अंदर ही है वो फसल अभी, उसमें 4 स्प्रे हो चुके। तो सरसों के खेत में और चने के खेत में बहुत अंतर समझ में आया मेरे को। और रही बात जो रेगुलर अपना जैविक खेत जिसपे अपन पुराने समय से 4-5 साल पहले से खेती करते आ रहे हैं, उस पे अभी मेरा दूसरा स्प्रे हुआ, और जिसमें कि वही मेटाराइजम और अपना नीम ऑयल, सीविड, और एक जो इंसेक्ट के नाम से एक सी ऑर्गेनिक कंपनी का एक प्रोडक्ट है, वो ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बना के मैंने डाले थे। तो उसमें भी अभी दो स्प्रे हुए हैं। वो फसल भी अभी 30 दिन के आसपास की है। और तीसरा एक सवाल था सर से मेरा कि सीविड जो है सर, अपन सीविड को क्या अपन फूल की अवस्था में भी सीविड का उपयोग कर सकते हैं और कर सकते हैं? और इसके अलावा अगर मान लो उसको अपन जैसे कोई वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, केमिकल वाली जो फसलें रहते हैं उसमें, तो क्या उसके साथ तो उसको मिलाकर डाल सकते हैं? ये 2 प्रश्न थे सर मेरे सीविड के से संबंधित पूछना था मुझे। आप फ्लावरिंग स्टेज में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो केमिकल फर्टिलाइजर के जो डोसेस होते हैं, मान लो अगर 1 ग्राम 2 ग्राम पर लीटर का डोज है तो ठीक है, लेकिन अगर डोज 3-4 ग्राम से ऊपर जाएगा तो उसके साथ ना यूज करें। लेकिन जैसा हम लोगों के जो विजय जी घुगे हैं, उन्होंने फर्टिलाइजर के साथ में भी यूज किया था, स्पेसिफिकली जैसा चने की खेत होवे या फिर सोयाबीन होवे, तो उन्हें रिजल्ट अच्छा मिला है। लेकिन जैसा एक मेरा मानना है कि फर्टिलाइजर के डोसेस जब बढ़ते हैं तो पीएच का एक टॉपिक आता है वहाँ पे। तो अगर फर्टिलाइजर के डोसेस 1 ग्राम 2 ग्राम का है तो ठीक है, लेकिन अगर 3-4 ग्राम से ऊपर जाता है तो थोड़ा ना यूज करे तो अच्छा है।
जियो। जी। जी बहुत अच्छा सर। और ये जो राकेश जी जो प्रयोग कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं और मूंग पर इनका अच्छा काम है। मैंने भी चने के खेत पर किया है। और मेरे यहाँ पर भी जो मतलब अभी मेरी फसल को तो ज्यादा दिन नहीं हुए, परंतु मेरे ही खेत में दूसरी फसल जो केमिकल की लगी है उनके 2 स्प्रे हो गए हैं। और 2 स्प्रे के बाद भी इल्लियां कंट्रोल नहीं दिख रही है। तो ये जो आपने बताया कि जितना हम केमिकल का उपयोग कर रहे हैं उतना ही जो है वो इल्लियों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। तो निश्चित रूप से जो आपने कहा कि उनमें रेसिस्टेंस की वो दिख रही है, तो वो तो खेतों में दिखाई पड़ रही है सर जी हो। और सर जैसे स्लैरी के संबंध में यदि मान लो आटे की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या उसका प्रभाव कुछ अलग पड़ेगा या उतना ही रहेगा जी हो? नहीं, नॉर्मली जो जैसा हम लोग 5 किलो की जगह जो 1 या 2 किलो आटा जो बढ़ाने को कहते हैं, तो वह एक ऑर्गेनिक मैटर का लेवल भी बढ़ाने में मदद करता है। और विशेषतः जैसा बाजरे का आटा है, तो वह जो मिट्टी में ट्राइकोडर्मा होता है उसको भी एक्टिवेट करता है। और चावल का आटा अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो मेटाराइजियम का लेवल जो मिट्टी में होता है वह बढ़ने के लिए मदद करता है। जैसा मैंने अभी भी जो कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस की बात कही थी, तो हम लोगों ने मिट्टी में से जब अलग अलग जगह से मिट्टी लेकर उसमें से मेटाराइजियम आइसोलेट किए, तो ये दिख रहा था कि ये सारे मेटाराइजियम हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों पर बढ़ाने की कोशिश की। और उसमें चावल के ऊपर बहुत अच्छी तरह से मेटाराइजियम की जैसा ग्रोथ आना शुरू हुई थी। और तब से फिर हम लोगों ने चावल मेटाराइजियम के लिए उसका जो आटा है वह एक्टिवेशन का काम करता है। और अ, अच्छे प्रमाण में फिर इंसेक्ट का कंट्रोल मिलना शुरू होता है। इस वजह से यह आटा अगर हम लोग 5 किलो की जगह 7 किलो करेंगे तो हमें उसके अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। सिर्फ इतना ही होता है कि उसे 8 से 10 दिन अच्छे से फर्मेंट होने देना ज़रूरी होता है। हम लोग अगर 1 या 2 दिन में ही ये वो स्लरी यूज़ करेंगे तो उतना वह फर्मेंट नहीं होता है और उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। जी ओम। और सर इसको यदि ज्यादा दिन रखी रहे तो? नहीं, ज़्यादा दिन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना ही होता है कि वह अगर ज़्यादा दिन का मतलब अगर 3-4 महीना से ज़्यादा होता है तो वह फिर सॉइल एप्लीकेशन यानी फिर जैसा फ्लड इरिगेशन है या ड्रेंचिंग है उसके माध्यम से दिया जाए, उसे छिड़काव में ना लिया जाए। जी जी जी। जी सर। बहुत अच्छा। और अब हरेंद्र जी का काफी देर से हैंड रेज़ है, मैं उन्हें बुलाता हूँ। हरेंद्र जी। तुलीराम पटेल जी आमे। धन्यवाद शरद भैया। सदन को प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर साहब, में एक मेरी क्वेरीज है। अभी नहीं, अभी जो पेस्टिसाइड कीटनाशक की बात चल रही है, तो मैंने आपने पहले भी कहा था कि इसमें जो एफएम पाउडर है और एमयूएम जो लिक्विड आपने भेजा था, मैंने 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ये मिलाया। उसका रिजल्ट तो मुझे बहुत अच्छा कीटनाशक के साथ में अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझ में आया। अब वो उसका फायदा साथ हो सकता है या कीटनाशक की गुणवत्ता हो सकती है। और अगली इंक्वायरीज मेरी ये है डॉक्टर साहब कि मुझे अगले सीजन में अश्वगंधा लगाना है। वो जड़ वाली फसल होती है और जड़ वाली फसल में माइकोराजा अच्छा काम करता है। तो मैं मेरी ये है कि बरसात के सीजन में, खरीफ सीजन में मक्का लगा दूं। मक्का में माइकोराजा डेवलप होता है, तो किस प्रकार से माइकोराजा डेवलप होगा, तो कृपया करके ये बताएं जिससे मेरे को अगली फसल जो अश्वगंधा की है खरीफ रबी की, तो उसमें फायदा मिले। जी हो। एक्चुअली माइकोराइजा देखिए कैसा होता है कि माइकोराइजा मिट्टी में ही अगर उसको एक स्लरी के माध्यम से जो आटे जाते हैं वह भी अगर दिया जावे तो माइकोराइजा अच्छे से डेवलप होता है। और जैसा मैंने कहा है कि मिट्टी का अपना भोजन होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यह जो आटे होते हैं
इसका स्लरी जितना भी दोगे तो माइकोराइजल डेवलपमेंट होता ही है। और सिर्फ माइकोराइजा नहीं तो अन्य सूक्ष्म जीवों का भी इसमें अच्छी तरह से डेवलपमेंट हमें दिखता है। और उसके साथ मात्र हमें जो गाय का गोबर है या जो बकरी की जो लेंडी है, ये सारी चीज़ें भी यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि माइकोराइजल डेवलपमेंट करना है तो हमें मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़े, और उस ऑर्गेनिक कार्बन से ही यह माइकोराइजल जो फंगस है वो डेवलप हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हम लोग गोबर खाद दे सकते हैं, केचुआ खाद दे सकते हैं, या ये जो नवधान आटे के स्लरी के माध्यम से जो भी चीज़ें हम लोग दे सकते हैं, वही एक पर्याप्त पर्याय है जो माइकोराइजल डेवलपमेंट अच्छे से बढ़ाती है। और उसी के साथ में जो अलग अलग सूक्ष्म जीव है उनकी भी बढ़ोतरी होती है। जी ओम। जी डॉक्टर साहब, तो मैं ये मक्का की फसल में डेवलपमेंट कर लूँ माइकोराइजा को, क्योंकि उसकी जड़ में ज्यादा डेवलप होता है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं। नहीं होता है, लेकिन कहने का मतलब हमें प्राकृतिक खाना देना जरूरी है। और जी वो जब तक नवदान आटा स्लरी केचुआ खाद या गोबर खाद के माध्यम से नहीं जाता है, तब तक माइकोराइजा नहीं डेवलप होता है। जी जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत अच्छा। अब मैं सीएम राइस साहब को बुलाता हूँ कि वो आए। जी ओम, सदन को प्रणाम। शरद भाई साहब, आपने हमको मौका दिया, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं ये जानना चाहता था कि जितना सब लोग बना रहे हैं, जो आप बताते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया है, ये राइजोबियम है, इस चीजें जो बनाई जाती हैं उसको एक बार सर 10 मिनट में सबको कैसे बनाना है उसका अगर ये हो एक बार। तो हम गए थे वाशी में, तो आपने ट्राइकोडर्मा का बताया था, लेकिन बाकी और चीजों के बारे में उतना ज्ञान नहीं है सर। हम लोग तो ऐसे ही नए किसान हैं। तो क्या संभव है कि एक एक चीज को आप 5-5 10-10 मिनट में किसी से पूछ के फिर क्या उसमें गड़बड़ी है, या अपने से ही जो संभव अच्छा लगता हो उसका हम लोग अगर अभ्यास निरंतर करते रहें, क्योंकि इसी का उपयोग हम लोग को खेत में करना है, इसी से हम लोग का वो उत्पादन बढ़ेगा। जी ओम। ओके, एक्चुअली जो आपने कहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा शुरुआती दौर में ट्राइकोडर्मा अच्छे से बनाना सीखने के लिए कम से कम 4 से 6 महीना जाता है। और एक बार अगर आपको ट्राइकोडर्मा बनाना आ गया तो उसके बाद आप मेटाराइजियम हो गए, बिवेरिया हो गए, वर्टिसिलियम हो गए, या अन्य सूक्ष्म जीवों को भी आप अच्छी तरह से बना सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि यह अपनी जो किसानों की प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में हम लोग सिर्फ ट्राइकोडर्मा का प्रोडक्शन करें, और मल्टीप्लिकेशन आप अन्य कोई भी सूक्ष्म जीव का आसानी से कर सकते हो। जैसा हम लोगों ने इससे पहले भी कहा है कि आप आपके कृषि विज्ञान केंद्र होवे या यूनिवर्सिटी होवे या अन्य कोई इंडस्ट्रीज होवे, वहां से आप 1 लीटर का मेटाराइजियम का बोतल ले लीजिए और उसको 5 लीटर करके उसका 200 लीटर बना लीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक बार जैसा ट्राइकोडर्मा की नवनान आटा की स्लरी बनाते हो, उसी तरह मेटाराइजियम का बनाना है, उसी तरह बिवेरिया का बनाना है। लेकिन मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि इन चीजों को बार बार रिपीटेशंस करना जरूरी है, क्योंकि कई किसान भाई जो है वो हर बार यही विषय लेते हैं कि नहीं, हमें थोड़ा और इस विषय में चर्चा करके समझने की जरूरत है। तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आने वाले हर शनिवार को 10 मिनट अलग अलग सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा करेंगे। और स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हर कोई किसान भाई कम से कम, जैसा नवधान आटा स्लरी बनाएंगे तो कम से कम 5-6 बार आप बनाइए। और 200 लीटर बनाने की जरूरत नहीं, हमें सीखना है तो हम लोग 10 लीटर भी बना के सीख सकते हैं। तो आप इसका प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छे से हमें सीखने को मिलेगा। और आपका जो प्रश्न है, मैं हर शनिवार अलग अलग सूक्ष्म जीवों के बारे में कैसा उसको मल्टीप्लाई करना है उस बारे में भी चर्चा करेंगे। जी वो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही मैं जानना चाहता हूँ कि उसको जैसे नवधान स्लरी आपने बताया, तो हमको क्या क्या सामान लेना होगा, उसको कैसे फिर
प्रोसेस करना होगा, फिर इसका उपयोग कैसे करना होगा, ये सब चीजें जानते रहेंगे तो बहुत ही हम लोग को लाभ मिलेगा। जीओ ठीक है सर, जियो। जी बहुत अच्छा। बेनी सिंह अब जी का एड्रेस मैं था सर। जी सर। बेनी सिंह जी का एड्रेस था। हाँ, बेनी सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि हमें बेनी भैया। मनीष सिंह भैया, शायद आप उनका प्रेजेंट भी कर रहे हैं, उसको स्टॉप कर दीजिए। प्रेजेंट जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दीजिए पहले। मनीष सिंह भैया, आदरणीय, मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है इसमें, ना तो हैंड रैज का ऑप्शन रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो आप रिमूव हो जाओ, मैं हट जाओ, आप बताइए। छुट जाओ। जी जी। सुरेंद्र कुमार जी का हैंड्रेस था, काफी देर से उठा नहीं रहे हैं। नहीं, वो अनम्यूट माइक नहीं खोल पा रहे। अब मैं आदरणीय पवन सर जी को बुलाता हूँ कि पवन सर जी आप सर। जी नमस्कार सदन को, सभी सदस्यों को। आज के मुख्य वक्ता संतोष जी की यात्रा सुनी हमने 25 साल की। मेरे मन में जब ये यात्रा बता रहे थे तो मेरे मन में ये भी जिज्ञासा है, आप इसको सोच सकते हैं, मतलब जिज्ञासा है कि अगले 25 साल आप कैसे सोचते हैं, कैसे निकलेंगे माइक्रोब्स की दुनिया के साथ। जब हम सीख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन परिस्थितियों में जब ये माइक्रोब्स पूरी दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं और अब हमें इनका ज्ञान समझ में आ रहा है कि ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और इनके नहीं होने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है, विशेषकर खेती में, और मानव स्वास्थ्य में भी किस प्रकार का फर्क पड़ रहा है। तो ये जो हमारी मुहिम है कि हमने फार्म लैब बनाई और उससे हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया खेती में, और उसका हम उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इनके मल्टीप्लिकेशन करने में, और जैसा आपने पूर्व में भी बता रखा है कि हमें माइक्रोब्स की पूरी दुनिया की जानकारी हमारी अपूर्ण है, तो इस परिप्रेक्ष्य में कि जो बाकी माइक्रोब्स भी अभी जो चिन्हित नहीं हुए हैं, उनको चिन्हीकरण करने का की जो तकनीक है, जो जानकारी है, उसका विस्तार किस प्रकार से हो रहा होगा, इसके बारे में आपका क्या परिदृश्य है, क्योंकि आपका और ज़्यादा इंटरेक्शन होता है वैज्ञानिकों से और भी संस्थानों से, तो और नई टेक्नोलॉजी से हम किस प्रकार से इन माइक्रोब्स को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर सकते हैं और इनका हम उपयोग अपने जीवन में किस प्रकार से ला सकते हैं, विशेषकर खाने के दृष्टिकोण से। मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये भी मन में जिज्ञासा थी कि कुछ जगह पर जो लोग अपने खाने में फर्मेंटेशन का उपयोग करके माइक्रोब्स की संख्या खाने में बढ़ा लेते हैं, और वो खाने की जब उसको भोजन को खाते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी उसकी वजह से ठीक रहता है, या वहाँ पर जो गट माइक्रोबायोम है उसकी स्थिति में भी सुधार होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे भोजन के साथ, हमारे आहार के साथ जो ये माइक्रोब्स का कार्य है, इसकी आप किस प्रकार से इस परिदृश्य को देखते हैं? जी संतोष जी। सो एक्चुअली देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो प्राचीन कालों से जो चीज़ें होती आ रही है, जैसा आज भी हम लोग देखिए कि दही है या छाछ है, ये सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स करके काम करता है। या इवन जैसा हम लोग अचार खाते हैं, या फिर जैसा जैसा नींबू का अचार हम लोग हमारे घर में देखते हैं कि 8-8, 9-9 साल पुराने नींबू के अचार भी हम लोग आसानी से अच्छी तरह से खा पाते हैं। तो ये सारे जितने भी सूक्ष्म जीव है, यह डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए या डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए अच्छे से काम करते हैं। सिर्फ मेरा यही मानना है कि हम लोग जो आजकल एक अलग कॉकटेल करना शुरू कर दिए, नई नई चीज़ें लाके, जैसा सिंपल सा दही भी अच्छा प्रोबायोटिक्स है, लेकिन वो दही में जब हम लोग छाछ करते हैं तो उसमें अलग अलग मसाले डालते हैं,
तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, प्लेन दही, प्लेन छाछ। और ऐसा भी कहा जाता है कि ठीक है, हमें टेस्ट के लिए हम लोग नमक को डालना है, लेकिन वो टेस्ट में हम लोगों ने मसाले ला लिए, फिर और भी चीज़ें लाइए, तो ये सारी चीज़ें ना होवे। और हम जितना भी उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना सूक्ष्म जीवों पे असर होता है। और जैसा जैसा हम लोग स्प्राउट लेते हैं, जैसा मूंग का स्प्राउट या फिर मटकी होती है या जो चना होता है, तो इन सभी चीज़ों के जो स्प्राउट्स होते हैं, ये स्प्राउट्स में भी हमें अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव जो एज अ प्रोबायोटिक्स करके काम करते हैं। और यह जितना भी हम लोग कंज्यूम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि यह सब चीज़ें हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी तो होती ही है, लेकिन इसके साथ में मेरा यही मानना कि जितने भी स्प्राउट्स हम लोग खा सकते हैं, सैलड्स खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ककड़ी खाते हैं, हम लोग टमाटर खाते हैं, तो जब वह काटा जाता है तो काटने के बाद में जो जैसा जूसी पार्ट होता है, जो लिक्विड होता है, तो जब यह संपर्क में आता है हवा के, तो इसका कुछ समय तक ही वो एज अ प्रोबायोटिक करके काम करता है। लेकिन मान लो कि जैसा हम लोग चाट खाने बाहर जाते हैं, तो सुबह में काटा हुआ टमाटर वह दोपहर तक 3-4 घंटे तक वैसे ही चलते रहता है, और वो फिर वह प्रोबायोटिक्स करके काम नहीं करेगा, वह कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट करता है। तो ये जितना भी हम लोग फ्रेश खावे वह एज अ प्रोबायोटिक्स करके काम करता है। और जैसा टमाटर कट करने के बाद या फिर मूंग को स्प्राउट करके या दही है, तो जितना हम वैरायटी लेंगे उतना अलग अलग सूक्ष्मजीव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करने में मदद करेगा। और एक चीज जो देखी जाती है कि हम लोगों का खाने में भी, खाने का जो स्टाइल है, तो मान लो हम चावल खाएंगे तो चावल ही खाते हैं, या फिर ज्वार है तो ज्वार ही है, बाजरा है तो बाजरा ही है, या गेहूं है तो गेहूं है। तो इन सभी चीजों के साथ में ये अन्य पदार्थों का सेवन होना भी जरूरी है, क्योंकि जो प्रोबायोटिक्स माइक्रोब्स है उनका डाइवर्सिटी अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बढ़ेगा, तो प्रॉपर डाइजेशन होके हर न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है। नहीं तो फिर आने वाला जैसा फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक के जो प्रॉब्लम्स है, वो उन प्रॉब्लम्स की वजह से बाकी सारे प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू होते हैं। और रही बात जैसा जो 25 साल से जो रिसर्च हो रहा है, और आने वाला जो 25 साल का जो समय आप कह रहे हो, तो मेरा तो यही एक मानना है कि अभी तक हम लोगों ने अपना डाइट के बारे में सोचा है, अभी सभी लोगों को मिट्टी के डाइट के बारे में सोचना ज़रूरी है। और मिट्टी में जो उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु है या मिट्टी में जो मित्र कीट है, उनको कौन सा भोजन पसंद आता है। और मेरा ये और भी एक मानना है कि जैसा ये फार्म लैब का कंसेप्ट लाने के पीछे का एक रीज़न था कि अलग अलग जगह पर छोटी छोटी ट्रायल्स हो सकती है, और अपने खेत में चावल का आटा मुझे अच्छा रिजल्ट देता है या बाजरे का आटा अच्छा रिजल्ट देता है, यह ट्रायल्स होना ज़रूरी है। और जैसा नवधान आटे का स्लरी तो हम लोग करते हैं, पूरे प्लॉट में हम लोग यूज़ करते हैं, पर मेरा सभी किसान भाइयों को हर बार एक रिक्वेस्ट होता है कि मान लो किसी के पास में अगर 2 एकड़ भी खेती होवे, तो 2 एकड़ में का 2 गुंठा, जैसा हम लोग यहाँ पे 1 एकड़ में 40 गुंठा कहते हैं, तो सिर्फ 2 गुंठा में उस किसान भाई ने अपनी ट्रायल हर नई चीज की करना जरूरी है। और जैसा मैंने कहा है कि नवधान आटे की स्लरी तो आप कंटिन्यूअसली यूज कीजिए, लेकिन नवधान आटे में फिर मैंने चावल स्पेसिफिकली ट्रायल करके देखना चाहिए। किसी किसान भाई ने सिर्फ बाजरे का, और जैसा अभी शरद भैया ने एक साथ में कुछ 12 या 15 किसान भाइयों को फिर से लेके आए थे,
वो सारे किसान भाई 5 किलोमीटर के एरिया वाले या 10 किलोमीटर के एरिया वाले, तो उतना जो जियोग्राफिकल लोकेशन होता है वह इतना कोई चेंज होता नहीं है। तो जो 12 किसान भाई है, एक किसान भाई ने सिर्फ चावल का ट्राई करके, चावल का जो अर्क होता है उससे क्या रिजल्ट मिलता है, दूसरा किसान भाई बाजरे का ट्रायल कर सकता है, तीसरा किसान भाई दाल का ट्रायल कर सकता है, और उसमें से हम लोग कुछ ना कुछ कंक्लूड करके आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक हम लोग मिट्टी का स्वास्थ्य नहीं बढ़ाएंगे, मिट्टी में उसका अपना भोजन नहीं देंगे, तब तक आने वाला समय कठिन रहेगा। और ऑलरेडी हम लोगों ने 75% बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिफिकली माइक्रोबियल डाइवर्सिटी हम लोगों ने खत्म की है। और अगर इसी तरह से फर्टिलाइजर का यूजेस बढ़ेगा तो आने वाला समय मात्र दिक्कत वाला है। और जैसा हम लोगों ने आज देखा है कि हम लोगों ने हमारी अलग अलग लाइफस्टाइल चेंज करते किया है, उस वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज भी बढ़े हैं। तो उसी तरह से मिट्टी के जो हेल्थ इश्यूज है वो भी आने वाले समय में हमें दिखाई देंगे। और जो कीट नियंत्रण है या बीमारियों का नियंत्रण है वह आने वाले समय में सच में दिक्कत का एक विषय हो सकता है। जी ओम। जी सर धन्यवाद। बहुत अच्छा। जी पवन सर। जी मैंने कहा मैं डॉक्टर संतोष का धन्यवाद मैंने किया, और साथ में मैं प्रश्न है लेकिन हम अगली बार करेंगे, बाकी और हैंड रेस भी। जी सर आज डॉक्टर किशोर जी को मैं बुलाता हूं, जिन्होंने हमें सबसे पहले इस फार्म लैब का जो दिया जलाया था वो डॉक्टर किशोर सर ने जलाया था। मैं ऐसे वैज्ञानिक डॉक्टर किशोर सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद शरद जी। दिया जलाने का तो कोई एक निमित्त कोई ना कोई चाहिए, लेकिन ये पहल तो मुख्यतः पवन सर और संतोष सर ने ही कही थी, मैं एक निमित्त बन गया था। खैर ठीक है, आज बहुत अच्छी चल रही है चर्चा। संतोष सर, मेरा जो सवाल है, आपके कई लेक्चर सुनते समय भी मेरे मन में आया था, लेकिन उस समय नहीं था कि ये जो ट्राइकोडर्मा है या बिहेवियरिया है, बाकी जो है, तो इनको मल्टीप्लाई करने का फार्मूला का एक कंसेप्ट वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे आज हम जो देश की स्थिति देखते कि वे 85% छोटे किसान हैं, उन तक इस तरह से पहुंचने में काफी सारा लंबा समय लगेगा। तो दूसरा एक अल्टरनेटिव मन में आया जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसको बड़े पैमाने पे मल्टीप्लाई करके, मतलब छोटे जगह करने के बजाय बड़े इसमें मल्टीप्लाई करके, और अब सरकार ने भी किया है लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो उसको जैसा कि अपन उसका क्वालिटी कंट्रोल करके और वैसी चीजें अगर किसानों को देवे एक, और उसी के साथ में जैसा देसी गाय का जो गोबर होता है उसी में मल्टीप्लाई होता है, तो उसके साथ में मेरे मन में आया है कि आपसे जानना चाहता हूँ कि समझो देसी गाय, उसी के साथ में दूसरी भी गाय है या भैंस भी है, इनका गोबर मिक्स करके या उनकी स्लरी मिक्स करके उसमें ये जल्दी मल्टीप्लाई होंगे क्या? और तीसरा कि जैसा कि रासायनिक खाद और बीज एक ही टिफिन से एक साथ किए जाते हैं, ऐसा लाइंस में यदि हम ये स्लरी जो रहेंगी, ये गोबर के खाद की या ड्राई गोबर बोलो, जो भी मिक्स स्वरूप में कम पैमाने में किसान दे सकेंगे, और उसी के साथ में ये जो जीवाणु जैसा एजोटोबैक्टर और राइजोबियम के पैकेट्स दिए जाते हैं, ऐसे क्वालिटी कंट्रोल के पैकेट्स यदि हम किसानों को देवे, तो इस तरह से यदि मतलब ये बुआई होंगी तो बड़े ज्यादा पैमाने में कम समय में ज्यादा किसानों तक हम पहुंच सकते हैं। इस संदर्भ में एक मन में विचार आया, आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। धन्यवाद। सर एक्चुअली मैं यह जो हम लोगों का जो फार्म लैब का कंसेप्ट लाने के पीछे एक ही रीज़न था कि आज मैं मेरा एग्जांपल बताऊं, मैं जैसा यहाँ पूना में जय बायोटेक इंडस्ट्री में काम करता था, 15,000 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी थी, 15,000 स्क्वायर फीट की, लेकिन हर दिन हम लोग 300 एकड़ मैक्सिमम कितना भी काम कर लो तो 500 एकड़ की दवा बनाते थे। तो मैं यही चीज़ सोचता था कि अगर 500 एकड़ की दवा एक लेबोरेटरी से अगर बनती है बड़ी फैसिलिटी के माध्यम से, और आज जय बायोटेक जैसा जो महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज है
गिने चुने मान लो 50 या 100 है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग टॉप 50 या टॉप 100 की बात करें, तो अगर एक इंडस्ट्री, इतना बड़ा इंडस्ट्री सिर्फ 500 एकड़ की दवा बनाएगा, तो आप सोचिए कि 100 इंडस्ट्री उपलब्ध है, तो 500 इंटू 100 तो 50,000 एकड़ की दवा बनेगी। वाशिम जो जिला है हम लोगों का, यह वाशिम जिला ऑलमोस्ट आप सोचिए वहां पे 800 गांव है, छोटे छोटे गांव है। उसमें जैसा एरंडा जैसा जो गांव है, आप सभी लोगों ने देखा, 3000 पॉपुलेशन है, और 3000 पॉपुलेशन के पीछे 1000 एकड़ खेती होती है। कम से कम 1000 एकड़ खेती की जाती है। तो एरंडा जैसे गांव के लिए अगर जय बायोटेक जैसा एक कंपनी पूरे गांव के लिए दवा नहीं बना पाएगा, तो आप सोचिए वाशिम जिला में 800 गांव है, तो 800 इंडस्ट्री तो वहीं लग जाएगी। और अगर वाशिम जिला के बाहर अगर हम लोग निकले तो 36 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। और यही एक चीज थी कि हमें प्राकृतिक खाद या दवाई बड़े पैमाने पे ज्यादा लोगों को सिखाना जरूरी है। और मैंने ये जो विषय कहा है कि जैसा आज एक छोटी सी लैब का कन्वर्शन 132 लैब में हुआ है, और किसी भी चीज को समय लगेगा, और जब तक हम लोग स्किल्ड मैन पावर जैसा आज अच्छी तकनीक लेते हुए 1 साल भर तक काम करोगे, तभी आप ट्राइकोडर्मा बनाने में जैसा एक एक्सपर्ट बनोगे। लेकिन यही विषय होता है कि उसे कितनी सिंसियरली किया जाए। और कुछ कुछ किसान भाई मैंने देखा है कि नहीं, जैसा महीना 2 महीना काम किया छोड़ दिया, पर यह सिंसियरिटी का काम है। जितने स्किल्ड मैन पावर बनेंगे उतना ही प्राकृतिक खाद हम लोग बना पाएंगे। और एक चीज, जैसा हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लेंगे, लेकिन यह सारी जो चीजें हैं, यह लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने के बाद में इसका एप्लीकेशन विद इन 1 मंथ और 2 मंथ होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सारे सूक्ष्म जीव हैं, और सारे सूक्ष्म जीवों का एक अपना शेल्फ लाइफ होता है। और अगर मान लो कि हम बना लिए, लेकिन एंड यूजर तक पहुंचने में कभी कभी, जैसा हम लोग, हमारे फैक्ट्री में मटेरियल बनता था, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर को जाता था, और वहां से फिर रिटेलर के माध्यम से किसान भाइयों के पास जाता था। लेकिन एक प्रैक्टिस जो देखी गई पिछले 9 सालों में, जो ट्राइकोडर्मा की बोतल पुरानी है वो सामने रखी जाती है किसान भाई के, और फ्रेश माल पीछे रखा जाता है। और वही दिक्कतें जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है तो वो हो, यानी उस वजह से बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड का नाम खराब हुआ है, और उसको ये छोटा सा अल्टरनेटिव देने का एक कोशिश हो रही है कि आप फ्रेश बनाइए और फ्रेश यूज कीजिए। और दूसरी और एक चीज है कि जैसा आप मान लीजिए कि आज केचुआ खाद भी मार्केटिंग हो रहा है, पर कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि 5 या 10 किलोमीटर के एरिया में अगर केचुआ खाद आप दोगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में बैठता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं केचुआ खाद यहाँ से, जैसा पूना से मैं नागपुर सप्लाई करूँ, तो वो कॉस्ट में नहीं बैठता है। और मुझे ऐसा लगता है केचुआ खाद अगर हम लोग 2 बार 3 बार भी बना लिए तो हमें बनाना आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तकनीकें किसान भाई, और जैसा एक चीज और भी थी कि किसान भाई की अपनी फैमिली में से एक बंदा, सिर्फ एक बंदा, फिर वो लड़का होवे या लड़की होवे, वे अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो दवाई बनाने का काम वो कर सकते हैं और माता पिता खेती देख सकते हैं। तो उस तरह से यह चीजें स्किल्ड मैन पावर हम लोग अपने घरों में ही डेवलप कर पाते हैं। और हर घर में अगर एक बंदा ट्राइकोडर्मा बनाना सीख ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पे गाँवों में ही यह अलग अलग सूक्ष्मजीव या अलग अलग प्राकृतिक खाद हम लोग आसानी से बना पाएंगे। जीवों बहुत अच्छा सर। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं।
अब मैं रमेश दादू को बुलाता हूं कि वो आवे और आज के प्रश्न रखें और आज का समापन भी करें। तो जी दादू। सदन को नमन। बहुत अच्छी जानकारी हमको आदरणीय चौहान सर ने दी है। निश्चित रूप से जो विकेंद्रीकरण का काम है वो ऐसे ही होगा और एक से दूसरे के पास ये चीज पहुंचेगी। निश्चित रूप से अभ्यास से ही चीजें सुधरती है और बार बार करने से उसमें सफलता मिलेगी। सर, मेरा प्रश्न ये था कि अभी हमारे बीच में आदरणीय सचान सर ने एक नया वो बताया, जैसे हम स्लेरी बनाते हैं तो स्लेरी उन्होंने भी हमको यही कहा है, परंतु उन्होंने भिन्न भिन्न जंगलों से जो मिट्टी एकत्रित की और उससे कुछ सूक्ष्म जीवों को बढ़ाया। उनका कहना है कि हमने अलग अलग जगह से बहुत सारे सूक्ष्म जीव एकत्रित करके एक जगह उनको लाए हैं और उनका डेवलप किया है या स्लेरी के माध्यम से बढ़ाए हैं। वो कहते हैं कि 14 किलो गुड़ और 14 किलो आटा यदि हम डालते हैं तो ये जो है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेंगे और ये हमारे साथ रहेंगे। और इन जीवों में जैसे आपने कहा कि करोड़ों तरह के, करोड़ों अरबों प्रकार के जीव जो है वो बढ़ते हैं। तो ये चूंकि आप उससे बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो कृपया बताएं कि जो हम भिन्न भिन्न जगह की मिट्टियां लाते हैं और उनसे फिर ये जीव बढ़ाते हैं, फिर इनको आपस में जब एक जगह लाते हैं तो क्या होता है जी? एक्चुअली ये जो बात है कि अलग अलग मिट्टियों से हम लोगों को अच्छे अच्छे माइक्रोबियल कल्चर्स मिल सकते हैं और उन सभी कल्चर्स का मल्टीप्लिकेशन करके उपयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक चीज़ होती है कि जो अपने मिट्टी में, अपने वातावरण में जो सूक्ष्मजीव नेचुरली वहाँ होते हैं, तो बाहर से लाया हुआ सूक्ष्मजीव कितना मल्टीप्लाई होगा, यह भी एक विषय होता है। और एक चीज़ जो हम लोग सप्तधान नवधान आटा स्लरी करने के लिए जो कहते हैं कि उसमें हमें असंख्य सूक्ष्मजीव मिलते हैं, जो कि आपके जैसा उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसा हम लोग कहते हैं कि इडली के बैटर के लिए हमें चावल और उड़द की दाल पानी में सिर्फ डालना है और वो पानी ड्रेन आउट कर लिया, तो अलग अलग सूक्ष्मजीव उस चावल के ऊपर और उड़द के दाल के ऊपर बनते हैं। तो एक ही जो चीज़ मुझे आज तक ऐसा लग रहा है, जैसा ये 25 सालों से जो काम हो रहा है, मेरा ये मानना है कि जैसे केमिकल फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश जितने बड़े पैमाने पे गया है, उतने ही बड़े पैमाने पे ये आटे की स्लरियाँ हमारे खेतों में जाना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक यह मिट्टी का भोजन मिट्टी में नहीं जाएगा, तब तक सूक्ष्म जीवाणु नहीं बढ़ पाएंगे जीवों। जी सर, बहुत अच्छा। अब मैं डॉक्टर रोशनलाल सर को बुलाता हूं कि वो आवे और आज का समापन करें, क्वेश्चन रखें। यह PFSP का भी हैंडरेज था। हाँ जी, जी ओम। सदन को सादर नमन। आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान साहब, निश्चित रूप से आपने जिस तरह से इस बीड़े को उठाया है और जिस तरह से आप लेकर चल रहे हैं, ये एक नई दिशा देगा हमारे किसान भाइयों को और जो साइंस के, जो एग्रीकल्चरल साइंस के जो लोग हैं, उनको भी एक नए रास्ते पर बढ़ने के लिए आकर्षित करेगा। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ। मैं बहुत देर से, जितनी देर से अब ये शुरू हुआ, इंटरनेट पे आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, फार्म लैब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो ये नहीं है। तो एक निवेदन था कि थोड़ा इस पे भी आप थोड़ा सा प्रयास करें कि फार्म लैब आपका इस पे गूगल पे आए, क्योंकि ये थोड़ा सा इस पे अगर कुछ यूट्यूब और इस तरह से, और मतलब आपके जो काम है, जो आपकी फार्म लैब है रेंडा, वहाँ पे, तो इस पे गूगल पे मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, तो या तो लिंक गलत ढूंढ रहा हूँ या जो भी हो,
तो थोड़ा सा निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा क्योंकि आज की तारीख में छोटे छोटे किसानों को भी मैंने देखा है यूट्यूब से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आपका उद्देश्य भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, तो ये निवेदन था। और फिर आगे तो आप अपनी बात रख दें तो फिर मैं समापन की बात कर लेती हूँ। यस सर, एक्चुअली हम लोग यह यूट्यूब और ये सारी चीज़ें करने का एक प्रयास हो रहा है, लेकिन सच में कहूँ सर कि प्रॉब्लम ये होती है कि अभी कोई भी चीज़ करने के लिए एक मैन पावर लगता है। और जैसे मेरे साथ में अभी 4-5 किसान भाइयों ने मिलकर हम लोगों ने एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की है, लेकिन एक नई दिशा और एक नई चीज़ मैं आप सभी से आज शेयर करना चाहता हूँ कि जो पिछला 6 साल का काम है, वो 6 साल का काम देखकर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने हम लोगों के साथ एमओयू करने के लिए एक्सेप्टेंस दिया है सर। और आने वाले मंगलवार को हम लोगों का नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के साथ एक एमओयू हो रहा है। और उसी तरह से इसी महीने हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से जितने भी हायर अथॉरिटीज़ है, राइट फ्रॉम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके बाद अलग अलग जो योजना है उसके जो प्रमुख हैं और एग्रीकल्चर कमिश्नर, इन सारी लोगों का आने वाले समय में यह यूट्यूब होवे या अन्य माध्यम के इससे हम लोग किसानों तक ज़रूर पहुंचेंगे। यस डेफिनेटली, मैं इसीलिए आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग भी जहां-जहां पर जाओगे तो आप इन सभी चीज़ों का कम से कम 5 से 10 लोगों तक अगर आप पहुंचाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह कड़ी आने वाले 10 साल में, जैसा पवन सर ने कहा है कि आने वाले 25 साल, तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाले 25 साल तक हम लोग इंडिया के हर गांव तक पहुँचे और हर गांव में कम से कम 2 किसान भाई, हर गांव में कम से कम 2 किसान भाई ट्राइकोडर्मा या नवधान स्लरी भी बना लेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आएगा, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान साहब, और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके प्रयास रंग ला रहे हैं। हम आगे इसके लिए और प्रयास करेंगे कि ये आईसीआर के साथ भी आपका वो हो, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को, क्योंकि आईसीआर एग्रीकल्चर के लिए एक यूनिक बॉडी है पूरे देश में, और उससे हमारी बात जाएगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे। और आपके प्रयासों के लिए पुनः साधुवाद। और सभी से एक अनुरोध और है कि जितने भी लोग इस डॉक्टर चौहान साहब के प्रयासों से लाभान्वित हो रहे हैं, वो अपना अपना छोटा छोटा वीडियो बनाकर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे किया, इस पे एक उनको चौहान साहब को भेजें, तो वो आगे जब